नमस्कार। हर जगह की एक कहानी होती है ना, और वो कहानी अक्सर उसके नाम, उसकी जमीन और उसके इतिहास में ही छिपी होती है। तो आज हम फतेहपुर जिले की पहचान को इन्हीं 3 चीजों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले तो देखेंगे कि इस जगह का नाम फतेहपुर पड़ा कैसे, इसमें बड़ा रहस्य है। फिर हम इसकी जमीन और सीमाओं को समझेंगे, मतलब ये नक्शे पर कहाँ है। इसके बाद कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आखिर में यहाँ कौन कौन से साम्राज्य आए गए, उस लंबे सफर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्य से। तो हमारा पहला खंड है नाम का रहस्य। आखिर ये फतेहपुर नाम आया कहाँ से? इसको लेकर देखिए 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं और दोनों की अपनी अपनी कहानी है। तो सवाल ये है कि फतेहपुर को इसका नाम मिला कैसे? और इसका जवाब, जैसा कि मैंने कहा, उतना सीधा साधा नहीं है। इसके पीछे 2 अलग-अलग कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। अब देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। एक थियरी कहती है कि ये नाम एक फतेह यानी जीत से जुड़ा है, मतलब जौनपुर सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम शाह ने यहाँ के राजा को हराया और बस उसी जीत की याद में नाम पड़ गया फतेहपुर। वहीं दूसरी थियरी का कनेक्शन किसी जीत से नहीं बल्कि एक इंसान से है। कहते हैं कि फतेहमंद खान नाम के एक शख्स ने इस शहर को बसाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। अच्छा, ये जो फतेहमंद खान वाली कहानी है ना, इसको थोड़ा बल मिलता है एक टूटे फूटे शिलालेख से। ये पास की खाड़ा तहसील में मिला था और इस पे कुछ ऐसा लिखा है कि साल 1519 में किसी सुल्तान अलाउद्दीन ने फतेहमंद खान को कोई हुक्म दिया था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा पेंच है। इतिहासकारों ने जब खंगाला तो पता चला कि 1519 में तो दिल्ली में कोई अलाउद्दीन नाम का सुल्तान था ही नहीं, और दूसरी बात, वो पत्थर का टुकड़ा भी फतेहपुर शहर से कोई 48 किलोमीटर दूर मिला। अब सोचिए, एक तो सुल्तान का नाम गलत, ऊपर से जगह इतनी दूर। इन वजहों से फतेहमंद खान वाली कहानी पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, नाम की इस पहेली को यहीं छोड़ते हैं और अब फतेहपुर की जमीन और उसकी सीमाओं को समझते हैं। आखिर ये जिला नक्शे पर है कहाँ और दिखता कैसा है? फतेहपुर की लोकेशन को समझने के लिए सबसे पहले दोआब शब्द को समझना जरूरी है। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का बहुत ही उपजाऊ इलाका, और फतेहपुर भारत के सबसे अहम दोआब यानी गंगा यमुना दोआब के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। असल में पूरा का पूरा जिला ही एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना नदी के बीच में बसा है। इसी वजह से इसका आकार कुछ आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर जैसा है। और अगर सटीक लोकेशन की बात करें तो ये 25 से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में पड़ता है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसके पड़ोसियों से और भी साफ हो जाती है। इसके एक तरफ कानपुर है तो दूसरी तरफ प्रयागराज। अगर गंगा नदी के पार देखें तो उन्नाव और रायबरेली पड़ते हैं, और यमुना के उस पार बुंदेलखंड के बांदा और हमीरपुर जिले लगते हैं। तो हमने फतेहपुर की लोकेशन तो देख ली। अब चलिए 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़ों से अंदाजा लगाते हैं कि यह जिला कितना बड़ा है और यहाँ कितने लोग रहते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस जिले का कुल क्षेत्रफल यानी एरिया 4152 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और बात करें आबादी की तो 2011 में यहाँ 26 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस 26 लाख की आबादी में अगर देखें तो करीब 13,84,000 पुरुष थे और 12,48,000 के आसपास महिलाएं थीं। नाम, भूगोल और आबादी के बाद अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, इतिहास की। सदियों तक फतेहपुर पर किसने राज किया और कैसे इस जमीन की किस्मत बार बार बदलती रही? ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि फतेहपुर का शासन कितनी तेजी से बदला है। बहुत पुराने जमाने में ये शक्तिशाली कन्नौज साम्राज्य का हिस्सा था, फिर जौनपुर सल्तनत के पास आया और उसके बाद मुगलों के हिस्से में। 18वीं सदी में ये मराठों के पास चला गया और फिर आखिरकार 1801 में अंग्रेजों के हाथ में आ गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि मुगल बादशाह अकबर के जमाने में भी फतेहपुर कोई एक जिला नहीं था। इसका जो पश्चिमी हिस्सा था वो कोड़ा सरकार में आता था और पूर्वी हिस्सा कड़ा सरकार में, मतलब इसको एक बटे हुए इलाके की तरह ही चलाया जाता था। 18वीं सदी तो इसके लिए खास तौर पर बहुत उथल-पुथल वाली रही। सोचिए, 1736 में ये मराठों के पास गया, 1750 में वहां के लोकल पठानों ने कब्जा कर लिया, फिर 3 ही साल बाद 1753 में अवध के नवाब ने इसे वापस जीत लिया और आखिर में 1801 में ये अंग्रेजों को दे दिया गया। मतलब 65 साल के अंदर 4 बार सत्ता बदल गई।
तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि जब किसी जगह का इतिहास लगातार इतने बदलावों से भरा हो, जहां शासक आते जाते रहे हों, तो उस लगातार बदलते दौर का आज के फतेहपुर और यहाँ के लोगों के स्वभाव पर क्या असर पड़ा होगा? ये लंबा और उथल-पुथल भरा इतिहास आज भी इसकी पहचान को किस तरह से बना रहा है?